प्रदेश से। मध्य प्रदेश से आए हैं। हाँ, मध्य प्रदेश में किसका लहर है? शिवराज सिंह चौहान की सरकार जो है कैसा काम कर रही है? सही तो नहीं करी, अभी कांग्रेस का ज़्यादा ले रहे हैं। मध्य प्रदेश में इस बार किसका माहौल है? कांग्रेस सरकार। कांग्रेस का। कांग्रेस। यस। अच्छा, तो कांग्रेस जैसे कि अभी मध्य प्रदेश में एक बहुत ही कह सकते हैं कि शर्मनाक घटना हुई। वो घटना ये थी कि एक आदिवासी व्यक्ति के ऊपर पेशाब कर दिया गया था और बीजेपी बाद में लीपा पोती करके उस मामले को भरपाई करने की कोशिश कर रही थी। क्या लग रहा है, ये सब घटनाएं होनी चाहिए बीजेपी शासित प्रदेश में? नहीं, गलत है ये। गलत है। यस। बीजेपी अच्छा काम कर रही है? नहीं कर रही है। कांग्रेस से उम्मीद है आपको कि राहुल गांधी वापसी कर पाएंगे? कांग्रेस ने जितने भी रोजगार दिए हैं इससे बेहतर दिए हैं पहले। अभी पटवारी में भी घोटाला हुआ है बीजेपी सरकार में। बीजेपी सरकार में पटवारी वैकेंसी में 10,000 वैकेंसी में पटवारी में घोटाला हुआ है। अच्छा, अभी वो कैंसिल कर रहे हैं, पता नहीं मोदी चलता जी के अच्छे काम जो कहते थे अच्छे दिन आएंगे, वो अच्छे दिन आपको क्या लग रहे हैं कि नहीं आ पाए? नहीं, फिलहाल तो जो जितने भी कुछ सही चल रहे हैं, पर जो पहले हुआ था उतना अच्छा नहीं था। अच्छा नहीं। एक साल में जो इलेक्शन आ रहा है वो फिर भी ठीक है, पहले से बेहतर है। अच्छा, यस। आप कहाँ से आए भाई साहब? यूपी से हैं आप। अच्छा, ये बताइए कि माहौल है बीजेपी का या कांग्रेस का? यूपी में तो फिलहाल कांग्रेस का उतना माहौल नहीं है, बीजेपी का ही ज़्यादा है। लेकिन बीजेपी का गवर्नमेंट जो है वो अच्छा काम नहीं कर रही है। बीजेपी अच्छा काम नहीं कर रही है। महंगाई और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गया। महंगाई और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गया वहाँ पे। वैकेंसी 4-5 साल हो गया, अभी तक वैकेंसी नहीं है यूपी का। टीवी चैनल्स पे तो बहुत मोदी मोदी योगी योगी हो रहा है और ग्राउंड पे जनता कह रही है कि काम ही नहीं हो रहा है। टीवी चैनल वाले तो सब बिके हुए हैं, सब ना, सब गोदी मीडिया है। हाँ। वो सब सिर्फ 24 घंटे सिर्फ मोदी मोदी गोदी गोदी किए हैं ये सब। सब प्रोपेगेंडा दिखाया जा रहा है। बिल्कुल बिना मतलब का जो सही चीज़ें हैं उसको नहीं दिखाई जा रही हैं। बस मोदी जी क्या किए हैं, यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, बस यही सब 24 घंटे दिखाई जा अच्छा, रहा है। एक समझदार नागरिक होने के नाते 2024 के इलेक्शन में कौन आपकी पसंद है? कांग्रेस। कांग्रेस को ही वोट करेंगे? अच्छा। फिलहाल यूपी में तो हम समाजवादी पार्टी के सपोर्टर हैं। लेकिन वैसे केंद्र में हम लोग कांग्रेस को ही सपोर्ट करेंगे। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार चाहते हैं, केंद्र में कांग्रेस की सरकार चाहते हैं। यूपी में हम अखिलेश यादव अच्छा, समाजवादी पार्टी की सरकार चाहते और केंद्र में कांग्रेस की। हैं। कांग्रेस की चाहते हैं। क्या लग रहा है कि कांग्रेस इस बार वापसी करेगी? बिल्कुल करेगी सर। अच्छा, इस समय फिलहाल में सबसे अच्छा नेता हम राहुल गांधी ही हैं। इस समय फिलहाल में बहुत अच्छा राहुल काम। गांधी की क्या अच्छाई आपको वो भा गई? अब पहले तो थोड़ा मोड़ा हमको भी उनके ऊपर डाउट था, मतलब उनका बात करने का लैंग्वेज, ऐसे लोगों से मिलने का तरीका सही। लेकिन इस समय भारत जोड़ो यात्रा के बाद बहुत बदल गया। बहुत भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की छवि में परिवर्तन हुआ है, लोगों का विश्वास उनमें जगा है। बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों से जाकर मिल रहे हैं, गरीब लोगों से, ऐसे किसानों से, पीड़ित लोगों से जाकर मिल रहे हैं जगह जगह। बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही हर नेता को रहना चाहिए। अच्छा, मोदी जी कहते थे 2 करोड़ रोजगार लाएंगे, है ना, देश के युवाओं को स्किल्ड करेंगे, तो ये सारे वादे कहाँ गए? वो सब जुमले वादे हैं, झूठे वादे हैं, ऐसे वोटों को गुमराह कर रहे हैं और कुछ नहीं है। सब बस अंधभक्त जो हैं कुछ वही हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। मोदी जी को सिर्फ अंधभक्त सपोर्ट करते बिल्कुल। हैं। अंधभक्त की परिभाषा क्या है आपके हिसाब से? अंधभक्ति में वो सब चूर हो गए हैं सब और उन सबको अच्छा बुरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बस मोदी मोदी और कुछ नहीं। अच्छा, आंख मूंदकर मोदी मोदी। बस अच्छा, वो सब महंगाई बेरोजगारी कुछ इतना कुछ देश में हो रहा है, कुछ नहीं। जो भी बनाया हुआ है इस समय, जो भी विकसित है, सब कांग्रेस के ही। अंधभक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे एक युवा होने के नाते आप? अनभक्तों को समझाने के और गधों को समझाने बराबर ही है। अच्छा, मतलब समझाना भी नहीं चाहेंगे? समझाने के लिए क्या बोलना चाहेंगे कि क्या समझाना चाहिए उन लोग? आप समझाइए, क्या समझाएंगे? यही हम लोग कहेंगे कि आप लोग एजुकेटेड हैं, लोग जो भी हैं, आप लोग सोच समझ कर किसको भी दे रहे हैं, क्या फ्यूचर बन रही है, उस हिसाब से आप वोट दीजिए। किसी को भी ऐसे दारू पीकर चाहे कुछ भी खा पैसा पे आप जाकर वोट दीजिए, ये गलत है। कौन भविष्य के लिए आगे भारत को ले जा रहा है, कौन नहीं ले जा रहा है, सोच समझ कर किसी को वोट देना है तो दीजिए। एंड मतलब जो भी 2 रुपये के लिए 10 रुपये के लिए बिक कर आप वोट दें, ये तो गलत बात है। भारत को चाहे देश को अपने आगे ले जाना है तो अच्छा मतलब किसी को भी दें तो। हेल्दी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए देश के लोगों को सोच समझकर मत डालना चाहिए, पैसे पे नहीं बिकना चाहिए, ये संदेश देना चाहते हैं। पढ़ा लिखा होना जरूरी है ताकि मुद्दों का एनालिसिस कर सके, अंधभक्ति में ना रहे। कौन गलत है कौन सही है, इस हिसाब से सबको देखकर और अपना वोट दे। आप गवाएं मत वोट की, गलत जगह वोट देकर गलत आदमी को चूज कर लें और भारत को पीछे ले जाएं, सब चीज़ें गलत हैं। बस अपने हिसाब से जो भी हो आप खुद हर मतलब गांव साइड में तो देखें, हम गांव साइड में हम यूपी गोरखपुर के हैं, वहाँ पर देखते हैं बहुत लोग
छोटे कास्ट चाहे जो भी चीज़ें होते हैं तो पैसे पे बिक जाते हैं। वो 10 किलो 20 किलो दारू वारू जो भी चीज़ होता है वैसे हो जाता है। अभी चुनाव आने वाला था यूपी में, तो उसके पहले चना 5 किलो तेल, उसमें था चावल, चीनी, पता नहीं नमक वमक पता नहीं क्या क्या और एक्स्ट्रा चीजें मिलने लगी थी। चुनाव के बाद सब खत्म हो गया। इस समय गेहूं भी मिल रहा है तो उसका भी पैसा देना पड़ रहा है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि नागरिक जो है 5 किलो चावल और गेहूं के चक्कर में अपना कीमती बहुमूल्य वोट किसी अयोग्य व्यक्ति को दे आते हैं और फिर 5 साल तक शोषित होते रहते हैं। आप गोरखपुर से हैं। गोरखपुर जो है योगी आदित्यनाथ का हॉट सीट माना जाता है, फिर भी आप बीजेपी के अगेंस्ट हैं और कह रहे हैं कि काम अच्छा नहीं हो रहा है। तो 2024 में क्या लग रहा है, किसके सर सहरा सजेगा? हमेशा हम लोग अखिलेश यादव को सपोर्ट में है लोग। मेरे मतलब हम लोग खुद मेरे खानदान से सब कोई राजनीति में है, ऐसा नहीं है, लेकिन सब कोई सपोर्ट करता है अखिलेश यादव को। तो अखिलेश यादव को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि आपके परिवार के लोग कर रहे हैं या काम के बेसिस पे कर रहे हैं? काम बेसिस पे बंदा सही है, जो भी चीज़ बोलते हैं उस हर चीज़ सही बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि दिखा, अब जैसे मान लीजिए आगरा एक्सप्रेस बना था, जो भी चीज़ देखे वो किए थे, लेकिन नामांकन दूसरे को मिला। अच्छा, मोदी जी एज ए प्राइम मिनिस्टर कैसे लगते हैं? क्या एक भरोसेमंद प्राइम मिनिस्टर हैं या उनकी बातों में वजन नहीं है, सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं? देखिए इस टाइम तो सब कोई मतलब जो दिखता है वही इस टाइम बिक रहा है, हकीकत वही है, लेकिन आगे पीछे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो अभी किसी को आइडिया नहीं है। बट इस टाइम देखिए जो राहुल गांधी हैं सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, वो भारत यात्रा जो चलाए थे, अब अच्छा उनसे कुछ मिल रहा है उससे। देखिए अब केरल में उन्हीं का हुआ जो भी चीज़ केरल में, और जो भी है राहुल गांधी को सपोर्ट करना। कर्नाटक में इतना कुछ बदल गया। बीजेपी की भ्रष्ट सरकार जो थी वहाँ की जनता समझ गई ये सरकार कैसी है कैसी नहीं है। वहाँ का सरकार बदल गया कर्नाटक में। बस सर मतलब आप कह रहे हैं कि लोग समझ रहे हैं और सारा जो माहौल है मोदी के अगेंस्ट जा रहा है। जहाँ जहाँ भी एजुकेटेड पर्सन है वहाँ देखिए आप बीजेपी कहीं भी नहीं है, और जहाँ थोड़ा गैर ऐसे बिना ना एजुकेटेड नॉन एजुकेटेड है वहाँ पे। आपने कहा कि जहाँ अनएजुकेटेड लोग हैं, जहाँ लोगों को एनालिसिस करना नहीं आ रहा है, वहाँ बीजेपी के समर्थन में सबसे सिंपल सा मुद्दा है वो बिक जा रहे हैं। उन लोगों को पता नहीं चल रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। यही होता है। हम तो यही कहना चाहेंगे सबको पढ़ना चाहिए, तो सब कम से कम एनालाइज तो कर ले कौन बंदा सही है कौन सा गलत है, उस हिसाब से हम किसको। लोगों के अंदर जो विश्लेषण करने की कैपेसिटी वो खत्म ना हो और वो चीजें आएंगी सिर्फ एजुकेशन से, ये कह रहे हैं। यही बात है कि आप लोग एजुकेटेड रहेंगे, सोचेंगे समझेंगे कौन सही है कौन गलत है, उस हिसाब से आप वोट अपना गलत जगह नहीं देंगे, अच्छा जगह देंगे। जहाँ जहाँ देखिए दिल्ली में ही ले लीजिए, जो भी चीज़ें एजुकेटेड है आदमी समझता है शिक्षा में क्या सही है क्या नहीं है। केजरीवाल को तो हम डायरेक्ट नहीं, लेकिन फिर भी एजुकेशन के मामले में केजरीवाल सही है, जो भी चीज़ें दिल्ली के लिए बहुत सही करते हैं। हमको इसलिए हमको भी आई लाइक केजरीवाल, मतलब हम इनको कहते हैं। प्रधानमंत्री के तौर पे राहुल गांधी की जो एक छवि बना दी गई है, पप्पू वाली छवि, वो आपको क्या लगता है कि वो एक प्रोपेगेंडा है या फिर स्पॉन्सर्ड है, या राहुल गांधी में सच में थोड़ी मैच्योरिटी की कमी है? आपको क्या लगता है? मैच्योरिटी नहीं है, वो बंदा है सही है, वो ऐसा नहीं है कि वो जैसे क्या होता है दिखा देते हैं वीडियो कट करके वो पप्पू बना दिए हैं, उनको पूरा मीडिया पप्पू बना दिए। मतलब उन्हें पप्पू बनाया गया है, पप्पू बनाने में खर्चा किया गया है, पप्पू है नहीं है वो सही है। जैसे हम खुद वीडियो देखे थे, मैं तो खुद देख लिया, तो मतलब हमको लगा था है ऐसा, लेकिन वो वीडियो में कुछ और बोल रहे हैं, उसके आगे कुछ और मसला है, लेकिन काट कर अलग ही। वो आलू वाला आप तो वायरल हुआ था, और सोना वाला ना, तो वो गलत है, वो वीडियो सही नहीं है। वो मसला कुछ और था, लेकिन उनको काट कर वीडियो ऐसे बना दिए लोग, पप्पू पप्पू, पूरा दुनिया उनको पप्पू पप्पू अच्छा, चाय वाले भाई साहब हमारे पास हैं, चले गए, चलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि ये चाय वाले थे और चाय वाले के अगेंस्ट कुछ सुनने को तैयार नहीं है। मोदी जी चाय वाले की छवि है उनकी। कोई बात नहीं अंकल, अपना बात रख सकते हैं, कोई ना बोल सकते हो आप। चाय वाले के बारे में कुछ कहना चाहेगा? हाँ, देखिए वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि चाय बेच रहे हैं, टी सेलर है। मोदी जी की छवि भी चाय की थी, वो खुद को चाय वाला कहते थे। अच्छा एक बात बताइए, आप नाराज होकर जा रहे थे मुझसे? नाराज नहीं है, तो मुझे चाय बेचना है। चाय बेचना है जी तो सर। एक चाय वाला जो है दूसरे चाय वाले के बारे में क्या कहना चाहेगा? प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या विचार है आप? देखिए भारत किस तरह से चल रहा था और मोदी के आने से क्या सब हुआ है। पहले कहाँ कहाँ क्या होता था, इधर भटाक उधर भटाक मतलब बम विस्फोट की बात कर रहे हैं? विस्फोट की बात कर रहा हूँ मैं। अब देखिए पूरे दिल्ली शांत है, इसका व्यवस्था किया गया है, हर तरीका से लोगों को सुविधा दिया गया है दिल्ली में, और बड़े बड़े काम किया है। जो कश्मीर की काम देखिए, वो काम
किसी के बस का नहीं था करना। इंदिरा गांधी नहीं कर सका और सब जो नेता आया किसी ने नहीं कर सका। वो अपना ये भारत का अंग है, उसको अपना बना लिया। ये बहुत बड़ी काम है। और क्या, अब देखिए राम मंदिर था, वो कभी वो नहीं बनने पाता, उसको बना दिया। जनता की रोड सड़क सब कुछ बना दिया, लेटरिंग बना दिया, सब कुछ बना दिया, देश को सुरक्षित कर दिया। अब आप क्या कहना चाहते हैं? यह आप भी कुछ बोलिए। मैं कहता हूँ, हाँ। देखिए पिछले 40 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सुनिए, मोदी सरकार ने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, 10 लाख रोजगार भी देने में सक्षम नहीं है। दूसरा पॉइंट सुन लिया आपने। तीसरी बात सुनिए, एजुकेशन में जो बजट ज़्यादा होना चाहिए था वो बजट बढ़ नहीं पा रहा है। बजट हमारा कहाँ खर्च हो रहा है? मंदिर मस्जिद में, जो कि नहीं होना चाहिए। उसकी जगह क्या होना चाहिए? हॉस्पिटल्स होने चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। मंदिर मस्जिद आस्था का विषय है, उसका सम्मान है, लेकिन ज़्यादातर किन चीज़ों की जरूरत है? और मैं बताता हूँ, सुनिए, बात नहीं है। एक मैं और ऐड कर देता हूँ। जैसे दिल्ली में एम्स है, यहाँ देश भर के लोग इलाज करवाने आते हैं। अगर एम्स के तर्ज पे और ज़्यादा एम्स बनवाए जाए तो देश का कायाकल्प हो जाएगा। मतलब जो सुनिए ना, हम उसमें इलाज भी किया हूँ। देखिए जो रोगी हैं उनको लंबी कतार में मतलब वेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये इन मुद्दों पे काम होना चाहिए। सब हो रहा है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो रहा है। हम आँख के लिए गए थे, अच्छा से इलाज करा दिया, वो भी हो गया। मैंने देखा सब जगह, मैं एम्स में भी गया हूँ, आदमी को लेकर के गया हूँ, वहाँ भी काम हो गया है। काम हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा देखिए, 100 काम जो करता है 5 परिवार को घर में एक आदमी नहीं चला सकता है। चलाता है 5 परिवार को एक आदमी। ये पूरे भारत को चलाना कोई मुमकिन नहीं है। 100 काम करता है तो 2-4 गलत ही हो जाए तो कोई बात नहीं है। देखिए जिनके हाथ में सत्ता है देश को चला, सुनिए देश को चलाने के लिए जिनके हाथ में चाहिए, ऐसे नहीं होता है। जिनके 5 परिवार को हम नहीं चला पाते हैं, अब पूरा देश को चलाना कोई मुमकिन नहीं है। मेरी बात सुनिए, जिसके हाथ में सत्ता है उनसे सवाल होगा ही, सवाल होगा। और लोकतंत्र में सवाल पूछे जाने चाहिए। एनसीएलटी वाला आदमी सवाल करता है, उसकी पूर्ति भी होता है। अभी देखिए जमुना जी में, सुन लीजिए 1 मिनट, जमुना जी में पानी आ गया है। पानी आया, सभी लोग लाइन में लगा हुआ, रोड पर पड़ा हुआ है, सबको भोजन मिल रहा है, टेंट लगा हुआ है, केजरीवाल भी लगा दिए हैं, वो भी लगा दिए हैं, भोजन दे रहे हैं, डॉक्टर बैठा हुआ है। इलाना चाहिए क्या? सरकार का ये काम नहीं है? जरूर वही तो करना है। ये तो विशेष तरीका से सरकार की ड्यूटी है, सरकार की ड्यूटी है, सरकार को ये काम करना ही पड़ेगा। बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा। मैं देख लेगा, अभी देख करके आया हूँ, वहीं से आता हूँ, मैं देख रहा हूँ सबकी सुविधा अच्छा है। अब क्या चाहिए? कौन सा अखबार पढ़ते हैं आप? हैं? कौन सा अखबार पढ़ते हैं? अखबार कुछ नहीं पढ़ता हूँ मैं सिर्फ देख लेता हूँ, समाचार सुन लेता हूँ, बस। ये आगे कुछ भी नहीं। और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग कहाँ से हैं भाई साहब? मैं तो बिहार से हूँ। बिहार से। बिहार में क्या माहौल है बीजेपी और कांग्रेस को लेकर? तो मैं सुन रहा था आपकी बात, तो मुझे लगा कि आप प्रश्न कर रहे हैं या खुद प्रश्न करके आंसर दे रहे हैं। एनीवे, अभी आप जमुना की बात सुने 2 लाइन, न्यूज़ में तो हम लोग देखे हैं। क्या वो भी काम मोदी का ही है क्या? हाँ, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। और ये तो मानना पड़ेगा। अभी तो आप चाय वाले से पूछे, बहुत ज़्यादा न्यूज़ से अपडेट नहीं रहते होंगे, जैसा उनके बातों से लगा कि वो बोले कि मैं कोई न्यूज़ नहीं पढ़ता हूँ। उसके बावजूद उनके नज़र में लग रहा है कि इस देश में एक प्रधानमंत्री के आने के बाद से क्या क्या हुआ। 2-3 शब्दों में उन्होंने गिना दिया। सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी आए क्यों? मोदी जी के आने के पहले क्या हो रहा था? एक ही चीज़ तो प्रेस और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पे चल रहा था, वो था भ्रष्टाचार। तो अभी ये विगत जब से मोदी जी आए हैं तब से भ्रष्टाचार कम से कम खुल के तो नहीं है इनके कार्यकाल में। पहला बात। दूसरा है, आतंकवाद से तो पीड़ित जरूर थे। अरे हम लोग डायरेक्ट नहीं थे, अप्रत्यक्ष रूप से तो जरूर पीड़ित थे ना। कश्मीर में बम विस्फोट होते थे या आतंकवादी आता था तो न्यूज़ सुन के सारा देशवासी आहत होता था। स्ट्रिक्टली एकदम माइन्यूटली बंद हो गया, ये तो मानेगा पूरा आदमी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी इन बातों से सहमत हूँ। लेकिन बीच में इसलिए टोक रहा हूँ कि देखिए जो काम हुआ है, जैसे आपने बोला कि आतंकवाद और जो आपने मुद्दा भ्रष्टाचार बताया कि हाँ ठीक है, खुल के तो कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है इस तरह से बताया। हाँ ठीक है, मोदी जी की मोदी जी की छवि इस चीज़ में अच्छी है, मैं मानता हूँ, भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं पाए गए हैं। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि सरकार इन बातों के ऊपर नहीं आई थी, सरकार आई थी रोजगार के ऊपर। 2 करोड़ रोजगार का सृजन करेंगे हर साल, सरकार का ये वायदा था। पिछले 40 साल में बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा है, ये आप भी मानेंगे।
दूसरी बात एक रोजगार इस देश का बहुत बड़ा मुद्दा आज से नहीं रहा है, बहुत बरसों से रहा है। सबसे पुरानी पार्टी जो 1886 में गठित हुई थी कांग्रेस, 1886 याद करिएगा, और 1980-82 के दरमियान का बीजेपी पार्टी है। तो अगर उसका कंपैरिजन करेंगे तो सारा दायित्व तो रोजगार से लेके, भ्रष्टाचार से लेके, आतंकवाद से लेके या इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए उसको लेके अगर बात करेंगे, दोषी ठहराएंगे और गणना करेंगे तो कांग्रेस से सवाल होना चाहिए। एक आम नागरिक के नाते मैं ये बात कर रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि पूरे विश्व में सबसे पॉपुलेटेड कंट्री अगर काउंट होगा तो भारत अब काउंट होगा। कुछ वर्ष पहले, कुछ महीनों पहले भारत हो चुका है। अब इस देश में 3 गो चीज पर राजनीतिक दल काम करता है, रोटी, कपड़ा और मकान। आज से नहीं, शुरू से। अब रोटी की बात होती है तो रोजगार उसी में आता है, कपड़ा की बात होती है तो रोजगार उसी में आता है, मकान की बात होती है तो सम स्कीम चला के गवर्नमेंट देती ही है मकान। रोजगार पे आ जाइए साहब, एक ही काम नहीं हुआ है इस गवर्नमेंट में कि रोजगार हुई है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। अब डिट्टो 2 करोड़ की बात तो मैं नहीं करूंगा, कोई आंकड़ा मेरे पास नहीं है, लेकिन साहब रोजगार मिला है, प्रचार नहीं हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, रोजगार किसको मिलना चाहिए? आपने कहा प्रचार नहीं हुआ, विज्ञापन में खर्च के मामले में बीजेपी तो सबसे बड़ी पार्टी है। सबसे बड़ी पार्टी इस देश के विज्ञापन में एक सामान्य पार्टी है जो कहती है कि मैं इस देश को क्या कह के आई थी, शायद राजनीतिक परिदृश्य बदलने के लिए आई थी, वो आप पार्टी है, केजरीवाल की पार्टी। सबसे ज़्यादा सर्वे करेंगे तो कॉस्ट वाइज निकलेगा प्रचार में मोदी का, ये सॉरी आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का। उसमें हम जाना नहीं चाहते हैं, हम रोजगार के प्रचार की बात बोल रहे हैं। रोजगार किसको मिलना चाहिए? जिसको मिलना है उसको मिल रहा है बस। आप जो हल्ला कर रहा है ना, उनको आप पूछिए कि वो अपने कंस्टिट्यूएंसी में किए क्या है। कोलकाता से आए, हाँ, दिल्ली कैसा है? बहुत अच्छा है, डेवलपमेंट दिख रहा है? हाँ सब बढ़िया बढ़िया। अच्छा, देश में इलेक्शंस का भी काफी अच्छा खासा माहौल चल रहा है। 2024 में क्या लग रहा है आपको, कौन सी सरकार आएगी? मोदी सरकार आएगी। मोदी सरकार? मोदी सरकार। कांग्रेस वापसी कर सकती है? नहीं, मुश्किल है। कोलकाता में किसका लहर है, बीजेपी का या कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस का है। कांग्रेस का? हाँ, तृणमूल। आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार आएगी, फिर कह रहे हैं लहर। बाहर मतलब इधर नहीं है, कलकत्ता में तो तृणमूल है, बाकी आउट ऑफ उसमें है तो मोदी जी का ही रहेगा। तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी की बात कर रहे हैं आप? हाँ, टीएमसी। लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पे क्या राहुल गांधी? मोदी जी रहेगा। मोदी जी रहेंगे। मोदी जी के कौन कौन काम आपको अच्छे लग रहे हैं? सब ये जो मतलब डेवलप कर रहा है वही अच्छा लग रहा है। कौन कौन से डेवलपमेंट, 2-3 काम गिनवाइए। जैसे हर जगह मतलब तरक्की हो रहा है। किस तरह की तरक्की? जैसे रोड बन रहे हैं, स्कूल वगैरह जो बन रहे हैं, वही सब। ये सब अच्छा है। कोलकाता में भी बढ़िया काम चल रहा है? हाँ, कलकत्ता में बढ़िया काम चल रहा है। चलिए, धन्यवाद। और भी लोगों से हम जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से आए भाई साहब? अच्छा, ये बताइए 2024 का जो माहौल है वो किसके तरफ आपको दिख रहा है, कांग्रेस के तरफ या बीजेपी की तरफ? देखिए, अभी तो ये आने वाले वक्त में बताएगा, लेकिन जो भी हो डेवलपमेंट के बेसिस पे इलेक्शन होना चाहिए बस। डेवलपमेंट के बेसिस पे तो काम बीजेपी का अच्छा लग रहा है? आप इस इंडिया गेट को खुद देखिए, यहाँ पे जो अभी क्या है कि इससे पहले जो भी मतलब आम पब्लिक के लिए सुविधा थी कि अगर किसी को वॉशरूम जाना हो तो ये सारी फैसिलिटी पहले नहीं था, जो अब जाके बना है। तो ये एक तरह से डेवलपमेंट है। इस तरह से जो भी डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट पे हो, एजुकेशन पे हो, जॉब पे बेसिस, मतलब डेवलपमेंट दिख रहा है अभी तो फिलहाल दिख रहा है जो भी है अभी। लेकिन रोजगार की अगर बात करें तो रोजगार जो सरकार ने वादे किए थे 2 करोड़ रोजगार, वो लोगों को मिल रहा है? वो तो नहीं मिल रहा, 100% तो हो नहीं सकता, लेकिन मेन थीम है कि आप डेवलपमेंट पे काम कीजिए, एजुकेशन पे काम कीजिए, जॉब क्रिएट कीजिए, जॉब पे काम कीजिए, इस चीज़ों पे काम होनी चाहिए। बाकी चीज़ें तो बाकी हिसाब से अगर राहुल गांधी और मोदी में बात करें तो किसे कौन पसंद है आपकी? देखिए, पसंद पे नहीं होता है जो अभी देखिए बीजेपी गवर्नमेंट काम कर रही है। अब राहुल ने तो इस पोस्ट पे भी काम किया नहीं है ना, इस बेसिस पे। अब वो आएगा, उसका देखेंगे क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अभी जो इलेक्शन का टाइम आएगा उस वक्त तक वो क्या कर रही है, बाकी स्टेट खुलकर बोलिए ना। आप किसके समर्थन में? समर्थन नहीं होता, जो देखिए जनता का काम होता है कि सरकार के काम की समीक्षा करना। तो आपकी समीक्षा क्या कहती है? कांग्रेस की अभी कुछ स्टेट में गवर्नमेंट बनी है, तो क्या उसका क्या मतलब रिजल्ट आ रहा है, क्या वहाँ पे कुछ काम हो रहे हैं, उसके बेसिस पे इलेक्शन होना चाहिए। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, गैस सिलेंडर 500
तो ये अच्छी चीज़ें हैं। आम पब्लिक को तो यही चीज़ चाहिए ना, हमें बेनिफिट्स चाहिए ना। हमें क्या चाहिए कि हमें कुछ सब्सिडी मिले, अच्छा ये चीज़ चाहिए ना। गवर्नमेंट से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अच्छा, आप लोग युवा कहाँ से आए हैं भाई लोग? के देख लीजिए, किसी को पता नहीं होगा, और जिसको रोजगार लेना है फॉर्म भर चुका है वो। डीडीए का 80,000 सैलरी 10+2 के बाद वैकेंसी है सर। रोजगार वही हल्ला कर रहा है सर, ईमानदारी से उसको इंटरमीडिएट लिखने के लिए बोल दीजिएगा, वो नहीं लिखता है। अच्छा, महंगाई के बारे में क्या ख्याल है आपका? महंगाई आज के डेट में मेरे दृष्टिकोण में तो बहुत ज़्यादा है ही नहीं बॉस। आज से 2 साल पहले महंगाई की बात करते तो मैं मानता, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था महंगाई। अभी कंपैरिजन करेंगे और इतना, देखिए महंगाई की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, तो केंद्र बिंदु में पॉपुलेटेड कंट्री का भी ये को रखिए आप। इतनी बड़ी जनसंख्या वाली देश में महंगाई कंट्रोल में हो। अभी 1 साल पहले ना मुफ्त में सारे इतने अरब करोड़ पॉपुलेशन वाले देश को टीका लगा दिया गया सर, 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। कहाँ से आएगा रेवेन्यू जनरेट, कहाँ से होगा? जो रेवेन्यू जनरेट खिलाने में और उसके स्वास्थ्य को रखने में चला जाए। 70 साल से कांग्रेस तो ना स्वास्थ्य सुदृढ़ कर पाई। देखिए, विपक्ष तो ये कहती है ना कि विपक्ष ये कहती है, मैं पूरी बात कंप्लीट कर लेता हूँ। विपक्ष ये कहती है कि बीजेपी सरकार जो है, बीजेपी की बड़ी बड़ी पार्टी ऑफिस बना रही है, विज्ञापन पे खर्चा कर रही है, जितना रोजगार का वादा किया था उतना रोजगार का सृजन नहीं हो रहा है। पिछले 40-45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर है, और ये है भी, सच में है। 45 साल के डेटा में आप भी मानेंगे कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है। पेट्रोल का प्राइस जो है, देखिए पेट्रोल का प्राइस 110 रुपए लीटर है, जबकि वर्ल्ड मार्केट में आप देखेंगे कि भारत सस्ता खरीद के उस पर 30% से ज्यादा मतलब जीएसटी वगैरह लगा के, मतलब कस्टम वगैरह लगा के 110 रुपए लीटर बेच रही है। तो कैसे मतलब सरकार को मतलब डिफेंड करेंगे आप? हम डिफेंड तो हम मात्र पहले ही बोल दिए ना कि जब भी रोजगार और ये का बात अगर आप करते हैं तो उसके पहले दिमाग में एक क्वेश्चन रखिए कि भारत एक जनसंख्या बहुल देश है, सबसे पहले रखिए, पहला बात। दूसरा बात ये, लोग चाइना का एग्जांपल देंगे आपके सामने, तो फिर मैं दूसरा बात बोल दूंगा आपको, तब तो ये सारी जिम्मेदारी कांग्रेस पे जाती है ना साहब। इतना के बावजूद आप देख लीजिए ना, 70 साल 1886 की राजनीतिक दल अगर इस देश को समृद्ध करने में लग जाती तो आज दिल्ली ऐसे शहर में यमुना का सुदृढ़ीकरण नहीं होता, दिल्ली के लाल किला डूब जाता, हॉस्पिटल में पानी आ जाता। सर 1 मिनट सर, आप बोले, बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं। एक मोदी, सारा एक्सपेक्टेशन उसी से होता है जो काम करता है, ये अच्छी बात है। मोदी जी से हमारी भी उम्मीद है कि रोजगार खत्म हो जाए, गरीबी खत्म हो जाए, महंगाई खत्म हो जाए, लेकिन ये खत्म करने में वक्त तो लगेगा ना सर। कितना साल, 9 साल के कार्यकाल में आप आतंकवाद सिर चढ़ के बोल रहा था, पहले बाह्य व्यवस्था को उन्होंने बंद किया, भ्रष्टाचार जो एवरी डे खोखला कर रहा था इस देश को, उसको बंद किया। धीरे धीरे तो आ ही रहे हैं। क्या आपके अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली राजधानी है हमारे देश का, क्या इस देश को समृद्ध और सुदृढ़ीकरण में केजरीवाल जी की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? उनका नहीं होना चाहिए? आप हमको बताइए। हमारा ये कहना है कि समग्र सारा आदमी मिलके अगर बात करेगा तो सब चीज होगा। अभी आप एम्स की बात कर रहे थे, पूरे देश का पॉपुलेटेड, आज मैं भी एम्स ही आया हुआ हूँ, पुर्जा मेरे पास ही है और मैं दिखाने के लिए आया हूँ। यही डॉक्टर है, यही मेरे दरभंगा में भी डॉक्टर है। मैं 3 साल से परेशान हूँ, लाखों रुपया खर्च कर चुका हूँ, 423 रुपये में मेरा इलाज हो गया साहब। तो वो एम्स तो कांग्रेस ने बनवाया था। एक मिनट, नहीं, देखिए, ये कांग्रेस बनवाया, मैं उस पर नहीं जाता हूँ। मैं ये जा रहा हूँ, क्या इसी प्रकार के एम्स का निर्माण अगर राज्य में होता है और उस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अगर देख रेख करते हैं तो शायद इतना भीड़ यहाँ नहीं आएगा। लेकिन सब राज्य में स्वास्थ्य मंत्री है ना बॉस, किसी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को कोई मतलब नहीं है बॉस, कोई मतलब नहीं है। वो सबसे ज्यादा, अगर जैसे होता है ना कि जैसे शिक्षा पे सबसे ज्यादा कोई राज्य खर्च करती है, स्वास्थ्य पे 2 ही पोर्टफोलियो ऐसा है जिसपे सबसे ज्यादा खर्चा होता है किसी राज्य का। लेकिन उस राज्य के मंत्री का विधि व्यवस्था और कार्यकुशलता जब आप देखेंगे तो आप दंग हो जाएंगे। मैं तो अपने बिहार का उदाहरण दूंगा तो मैं दंग हो जाता हूँ। शिक्षा मंत्री आते हैं, शिक्षा और शिक्षक को रोड पे ला के रख दिए हैं वहाँ पे।
स्वास्थ्य मंत्री हैं, वहाँ का भी पानी 4 दिन हो गई तो डीएमसीएच सबसे पुराना दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, वहाँ पानी घुस गया। लेकिन कहते क्या है कि मैं ही काम कर रहा हूँ, मोदी नहीं कर रहा है। अरे मोदी क्या क्या करेगा? मोदी आपके देश के सम्मान को विश्व के मानचित्र पर भी बढ़ाएगा। मोदी आपके छोटी मोटी समस्या को भी दूर करेगा, तभी दूर करेगा जब भ्रष्टाचार को खत्म करेगा, तभी दूर करेगा जब रेवेन्यू जनरेट करेगा। आप कह रहे थे कि केजरीवाल की भी जिम्मेदारी है, यमुना वाला मुद्दा आपने उठाया। केजरीवाल ने दिल्ली में शिक्षा को लेकर और स्वास्थ्य को लेकर जो काम किया है, उस काम की सराहना नहीं करेंगे आप? किसने, मैं तो यहाँ का हूँ नहीं, मैं बताता हूँ आपको, पर्टिकुलरली देखा नहीं, लेकिन जितना मैं सुना और लोगों से जाना और पढ़ने का काम किया, उसमें मैं वो काम किए, जितना काम नहीं किए उतना प्रचार किए वो। अच्छा। देखिए, एजुकेशन एक बेसिक मसला है बस। हाँ। इस एजुकेशन का मीनिंग जो है ना, राजनेता को बड़ा गंभीरता और संजीदा से लेना चाहिए। इस पे राजनीति नहीं करना चाहिए। हमारे देश का दुर्भाग्य है, एक पॉलिटिशियन आते नहीं है, एक छोटा सा काम, और यही तो गौरवान्वित करने वाली काम है। मैं गौरवपूर्ण व्यवस्था के साथ कहना चाहता हूँ, अगर आप सही में काम किए तो उसी काम को देखते हुए यमुना भी सुदृढ़ीकरण होना चाहिए था ना, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए था ना, स्कूल के बगल में दारू का दुकान नहीं खोलना चाहिए था ना। आप एजुकेशन एक ऐसा चीज है, इस देश का रीढ़ है एजुकेशन। अगर एजुकेशन यहाँ इस देश का एक एक नागरिक पूरे ब्रह्मांड में मिलता है। मेरा पॉइंट भी सुनिए। अगर एजुकेशन अच्छा नहीं होता, मेलानिया ट्रंप जो है, डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी, जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उस समय भारत दौरे पे आई थी, उस समय मोदी जी केजरीवाल के द्वारा बनाए गए स्कूल को दिखाने ले गए थे मेलानिया ट्रंप को। अगर स्कूल अच्छे नहीं होते तो क्यों दिखाने ले जाते? और मैं आपको बताता हूँ, एनडीएमसी में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, दिल्ली सरकार ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है। इस बात को मैं नहीं, दुनिया भर के बहुत सारे रेपुटेड संस्थान कहते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, मोहल्ला क्लिनिक ले लीजिए, या फिर दिल्ली में आप ये सौंदर्यीकरण का काम ले लीजिए, ये काम भी केजरीवाल ने अच्छा किया है। चलिए ठीक है, यमुना वाला मुद्दा है, और भी बहुत मुद्दे हो सकते हैं जहां केजरीवाल विफल होंगे, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। लेकिन एक तरफा ये काम का पैरामीटर जो होता है ना, आज के डेट में राजनीतिक दल एक काम 2 काम करने से विधि व्यवस्था बहुत बढ़िया हो जाएगा, ये राजनीतिक दल आज के डेट में सोच के आते हैं। हाँ। एक स्कूल का काम के मैं भी अप्रिशिएट कर रहा हूँ। अगर स्कूल का इतना एक्सेलेंट वर्क आपके द्वारा हुआ आदरणीय माननीय, तो अन्य काम भी छलकना चाहिए। ये आप प्रोजेक्ट करके और उसका इनकैशमेंट क्यों कर रहे हैं? आम पब्लिक को अगर एजुकेशन आप दे रहे तो एहसान कर रहे हैं क्या? आप वोट लेके आए हैं, आप सुधारने के लिए आए थे, लोकपाल लेके आए थे, गद्दी से उतारने की हवाला देके आए थे। सर यही सवाल तो सर, कार लेने नहीं आए थे आप, सैलरी लेने नहीं आए, यही सवाल तो बॉडीगार्ड लेने नहीं आए थे आप। अच्छा, सब ले रहे हैं। यही एलिमेंट के बारे में मोदी जी से भी तो पूछा जाएगा ना, ये उनकी भी तो ड्यूटीज है, उनके भी तो एलिमेंट है। अरे मैं तो बता रहा हूँ मोदी, आपसे मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, आपसे मैं छोटा सा, एज ए प्रधानमंत्री आप मोदी जी का कंपैरिजन किस प्रधानमंत्री से इस देश में करिएगा? क्या इस देश में मोदी से पहले अच्छे प्रधानमंत्री नहीं हुए? अरे साहब, बोलता हूँ केंद्र बिंदु रखिए पॉपुलेटेड कंट्री। मैं बताता हूँ, सुनिए, इस देश में लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रधानमंत्री रहे हैं। जब देश विपत्ति की स्थिति में थी, उस समय छोटे से कद के लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका हौसला देखने को बनता था। गेहूं वाला इंसिडेंट आपको याद होगा, है ना? कहानी और उनकी मैं बात कर रहा हूं। अटल बिहारी वाजपेयी, सत्ता दल विपक्ष की पार्टियां हर किसी के चहेते होते थे, इस तरह की राजनीतिक मंशा थी उनकी। दूसरी बात, और भी बहुत सारे ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं। इंदिरा गांधी को ही लीजिए, आयरन लेडी, अच्छा काम किया उन्होंने। कांग्रेस बीजेपी से ऊपर उठकर हम सोचे तो विजनरी सोच थी। मैं कांग्रेस बीजेपी से ऊपर उठ के सोच रहा हूँ और बोल रहा हूँ। आयरन लेडी का संबोधन, काली का संबोधन, बहुत अच्छे सशक्त महिला का संबोधन बहुत अच्छा है इंदिरा गांधी जी के लिए। लेकिन सारा काम करने के बाद एक जो हुकूमत और एरोगेंसी वाली इमरजेंसी वर्ड आ जाती है, इस देश को कलंक करके चला जाता है। आप अच्छा काम कर रहे हैं, एप्रिसिएशन मिल रहा है, इसीलिए तो आप इतने दिनों तक प्रधानमंत्री रहे इस देश में। एलिगेशंस तो बीजेपी सरकार पे भी लग रही है। किसान आंदोलन ले लीजिए, महिला पहलवान का मुद्दा ले लीजिए। किसान आंदोलन को मैं पढ़ा, उसको बहुत हल्ला सुना, इसलिए मैं पढ़ा। अरे भाई, वो किसान आंदोलन तो बेईमानी और राजनीति का आंदोलन था साहब। जो बनाया हुआ था कानून था, अगर रियली अगर वो कानून लागू होता बस,
छोटा किसान जिसको 2 कट्ठा और से लेके 1 बीघा और 2 बीघा जमीन है, उसको बड़ी फायदा होने वाला था साहब। और उसको ये लोग राजनीतिक का हथगंडा चढ़ा के, बड़ा बड़ा किसान को तो नुकसान था उसमें, लेकिन छोटा किसान से लेके बड़ा किसान को भी फायदा था उसमें। लेकिन यहाँ बड़ा किसान लोग उसको बिना समझे बुझे इतना बड़ा पॉलिटिकलाइज कर लेकिन दिया। सर मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो मांग थी, क्या वो गलत थी क्या? आज मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलती है क्या? नहीं मिलती है तो क्या? बाद में सरकार ने फैसले वापस लिए ना। नो नो नेवर, उसके पहले से मिलती थी। आपका देश सबसे मुख्य उत्पादक को किस अनाज का है? गेहूं का है, चावल का है, मक्का का है, चना का है। अब धीरे धीरे करके सोयाबीन भी आने लगा, मूंगफली भी, बहुत सारा आ रहा है। हम लोग तो बहुत बरसों से देख रहे हैं कि ये धान का समर्थन मूल्य इतना है, MSP मिनिमम मैक्सिमम सेलिंग प्राइस जो बोलते हैं, या मिनिमम से कुछ ऐसा नाम है उसका। गेहूं का फिक्स होगा, उस रेट पे बिकता है, पैक्स जो है वो खरीदता है। तो ये जो है नियम और निर्धारण वो केंद्र सरकार के द्वारा ही हुआ है साहब। यहाँ पे ये था कि अगर ये कानून लागू हो जाता तो हमको खेत पे उपजा करके 18 घंटा मेहनत करना है, उनको उसको माथा पे लेके बोवाना नहीं पड़ता, देखिए, बिक जाता खेत। सर एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से आप बीजेपी सरकार को डिफेंड कर रहे हैं और अपना पक्ष रख रहे हैं, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि कई लोगों को लगेगा कि आप हो सकता है कि बीजेपी के मेंबर्स हों, या फिर ऐसा तो कुछ नहीं। नहीं नागरिक होने के नाते अपना पक्ष रख रहे हैं। नहीं, मैं इसलिए रख रहा हूँ, मैं बीजेपी को लाइक करने के पीछे एक ही एजेंडा है मेरा पर्सनल। पहला तो मैं आपको बोला ना कि कहीं अप्रत्यक्ष रूप से दुख होता था जब किसी का बेटा और किसी का कुछ कश्मीर ना हक में, कश्मीर में आए दिन 15-20 दिन, 1 महीना पे तो सुरक्षा का मुद्दा बोला आपने। अच्छा, दूसरा ये है भारत का जो एक इनके ठीक पहले जो प्रधानमंत्री होते थे आदरणीय माननीय मनमोहन सिंह जी, उनका जो विदेश नीति के तहत उनकी छवि और उनकी छवि का मतलब भारत की छवि बन रही थी, उस छवि में ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। दूसरा, तीसरा, ये पूरे इंडिया और पूरे वर्ल्ड में ये जो पैंडेमिक आया था, महामारी आया था, इसको इतने अच्छा से पॉपुलेटेड कंट्री होने के बावजूद इतना अच्छा से टैकल कर लेना और सबको सुरक्षित रख लेना। ठीक है, एक बीच में सर रोकना चाहूँगा, बहुत अच्छा बोला आपने। नहीं, एक पॉइंट बीच में, नहीं तो वो पॉइंट छूट जाएगा। आपने बोला कि माननीय जो आदरणीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उनके छवि को लेकर आपने बात की कि देश का छवि जो है थोड़ा सा कमजोर जा रहा था, यही कहना चाह रहे हैं ना? उनके कारण नहीं, वो तो परफेक्ट और फ्लुएंसी आदमी थे, उनका चला ही नहीं कुछ। अगर उनका चलता, जैसे नरसिम्हा राव जी का नहीं चला, मनमोहन सिंह का अगर चलता, तो हमारा अर्थव्यवस्था कुछ और। मैं वही कह रहा हूँ, उनकी आर्थिक नीति, सरकार मनमोहन सिंह जी की आर्थिक नीति का तो समर्थन करेंगे आप? एकदम 100%। मैं क्या करूंगा, पूरा देश करता है, लेकिन उनकी चली क्या? उनको चलने नहीं दिया गया। वो जिस पार्टी से बिलोंग करते थे, उनके माननीय अध्यक्ष हो, जो भी हो, वो कभी चलने ही नहीं दिए, जिसके कारण इस देश का, उनके कार्यकाल में, उनके कर्तव्य के बावजूद भी इस देश का छवि धूमिल हो रहा था साहब। अब विदेश जाना है तो आपको कुछ नहीं बोलना है, मैं बोलूंगा। अच्छा, एक चीज और मैं आपको कहना चाहूंगा, आपने सरकार का बहुत बचाव किया, 2-3 पॉइंट जो मतलब मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा। नहीं सुनिए सर, मैं एक बात बता रहा हूँ, GST जो है उसका दर जो है इस देश में सबसे ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देशों में GST का दर इतना नहीं है। खाने पीने की चीज़ों पे GST है, जो कि इसका बचाव कैसे करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, डिमोनेटाइजेशन, जिससे देश को भयानक नुकसान हुआ, उस चीज़ का डिफेंड आप कैसे करेंगे? अब बताइए, इन 2 चीज़ों पे पहले बात कीजिए। मैं बता देता हूँ। पहला तो मैं डिमोनेटाइजेशन पे बात करूँगा। डिमोनेटाइजेशन को देखिए, कभी कभार क्या होता है कि माने घर के अंदर का रख रखाव और व्यवस्था करने के लिए बाहर से लेबर को बुलाते हैं हम लोग, और बाहर जब लेबर आता है तो वो भी कुछ दूरा दरवाजा देख के बोल देता है कि मालिक वो अंदर नहीं, यहाँ पहले कर लीजिए, तब अंदर करेंगे तो ठीक रहेगा। डिमोनेटाइजेशन सही फैसला था या गलत? देखिए, एक शब्द में कहिए। आम नागरिक के लिए डिमोनेटाइजेशन का कोई असर नहीं था। बड़े आदमी ओवरऑल बता, डिमोनेटाइजेशन आतंकवाद को लेके एक बहुत बड़ा कदम था। बहुत ऊंची सोच के साथ डिमोनेटाइजेशन हुआ था।
भ्रष्टाचार को लेके बहुत बड़ा कदम था साहब, आप इसको मानिए या नहीं मानिए। डिमोनेटाइजेशन में अब मैं आपको बताता हूं, दुनिया भर के प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का मानना था कि भारत के लिए डिमोनेटाइजेशन ठीक उसी तरीके से था जिस तरीके से चलती हुई गाड़ी के टायर में गोली मार दी जाती है, यानी कि विकास के राह पे भारत था उस समय। मतलब डिमोनेटाइजेशन करके देश की विकास की आर्थिक गति को बिल्कुल रोक दिया गया। और मैं अमर्त्य सेन, एक और बहुत ही नामचीन अर्थशास्त्री हैं, नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का कहना है, और जितने भी बड़े बुद्धिजीवी थे उन्होंने डिमोनेटाइजेशन का विरोध ही किया। डिमोनेटाइजेशन का आउटपुट कुछ नहीं मिला, सिर्फ भारत को लॉस हुआ। अब आप इसकी को विजनरी सोच बता रहे हैं, दूरदर्शी सोच बता रहे हैं। दूरदर्शी सोच है, हमें पॉइंट भी बताया, विजनरी सोच के पीछे क्या है वो भी मैं बताया। आतंकवादी गतिविधि कम हो गई उससे, आपका ऐसा लग रहा है? आफ्टर डिमोनेटाइजेशन रोड़ेबाजी कश्मीर में सबसे पहले बंद हुआ, याद करिए वो सिचुएशन। लोग इस बात को नहीं, वो कैसे रिलेटेड है, एक्सप्लेन करके बताइए। आप बगल का पड़ोसी देश आपका पाकिस्तान, वहां पे आपके डिमोनेटाइजेशन करने का मेन उद्देश्य तो यही था कि सब ब्लैक ये डुप्लीकेट पैसा जो है सबसे ज्यादा भारत में आता था, नेपाल के रास्ते हो या डायरेक्ट बांग्लादेश के जैसे भी आता हो, उसको रोकना था। और उस ये कौन नोट बोलते हैं उसको, डुप्लीकेट नोट के चक्कर में वहाँ पे रोड़ेबाजी होती थी। देखिए, एक जनरल सामान्य नागरिक के नाते ये मैं बात करूँ, मैं कोई अर्थशास्त्र और ऐसा हूँ नहीं, मुझे नजर आया कि डिमोनेटाइजेशन हुई, पत्थरबाजी रुकी, आतंकवाद पे प्रहार हुआ, इसलिए मैं पहला बोला डिमोनेटाइजेशन का सेंस ही था दूरदर्शी। अब बाहरी देखिए, जब तक आप लड़ते रहिएगा बाहर तो घर आपका बिखर जाएगा, तो बाहर को दुरुस्त करना पड़ेगा ना। बाहर दुरुस्त कर दिए मोदी जी। डिमोनेटाइजेशन भारत के, सुनिए डिमोनेटाइजेशन कहाँ से डिग्री लिए। मैं एक बात बताता हूँ, अमर्त्य सेन की बात हम खैर ना ही करें तो बेहतर है, बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। और मैं आपको ये कहता हूँ कि डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी भारत के इतिहास के लिए वो मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत ही गलत फैसला था, बहुत गलत फैसला था सर। उससे भारत को नुकसान हुआ, कोई आउटपुट नहीं मिला। बिल्कुल सर। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं सर कि बहुत सारी चीजें हैं। सरकार का एलिमेंट होता है रोजगार का सृजन करना, सरकार का एलिमेंट होता है कि नए अवसर पैदा करना। जैसे उन्होंने बोला कि देश के लोगों को स्किल्ड करेंगे। हाँ, मैं मानता हूं कि रोड वगैरह में अच्छा काम हुआ, नितिन गडकरी बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, लेकिन जहां सरकार वायदे करके आई थी 2 करोड़ रोजगार, है ना, बहुत सारे ऐसे वायदे हैं, अच्छे दिन, महंगाई दूर करेंगे, हर जगह जगह पेट्रोल पंप पे बैनर लगे रहते थे, बहुत हुए मतलब लाचारी के दिन। अब की बार मोदी सरकार, इस तरह के जुमले बहुत कहे गए, लेकिन सरकार उन सब बातों पे खरी नहीं उतर पाई। इस चीज को मानना चाहिए देश की जनता को भी, और सरकार से सवाल करना चाहिए। दूसरी बात यह है, आप कहते हैं 70 साल कांग्रेस, मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस का जब रिजाइन फिर से आएगा ना तो फिर सवाल होंगे। वर्तमान में मोदी सरकार भी 9 साल कार्यकाल पूरा कर चुकी है और सवाल इनसे होनी चाहिए। मैं तो सवाल कर रहा हूं, लेकिन सवाल का स्पेस मिले तब करूंगा ना। मैं आपको बोला, आप बोले पेट्रोल और डीजल की बात, उस वक्त सही में दाम था। मैं पूछता हूं आपसे, क्या उस वक्त पैंडेमिक आया था? आपको मैं बार बार रिपीट एंड अगेन कर रहा हूं कि ये पॉपुलेटेड कंट्री है, जनसंख्या बाहुल्य कंट्री है, इसको ऐसे बांध के धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। पारसी भी उतने ही हैं जितने पंजाबी का वैल्यू, सुन लिया जाए सर, उतने ही मान लिया। उस डाइवर्सिटी को हम भी समझते हैं, इंडियन डाइवर्सिटी को हम अच्छे से समझते हैं। लेके चलना है, और उसमें अगर कोई ऐसा महामारी आ जाता है और उस महामारी को बड़ा करीने से ये करके निकल जा रहा है कंट्री, और दुनिया को भी बचा रहा है भारत, तो साहब उसमें पैसा खर्च होता है। तो वो पैसा जो सरकार का एलिमेंट है, सरकार को इसमें काम नहीं, सरकार एहसान कर रही है क्या? नहीं, नो नेवर। सरकार जो कर रही है उसका बखान कर रहे हैं कि ऐसा विजनरी थॉट भी तो है कि विदेश को भी कोविड से बचाया, अपने कंट्री के आदमी को भी बचाया। पेंडेमिक में सरकार को मतलब जो वैक्सीन वगैरह है वो देश की जनता को नहीं लगवाना चाहिए था, वही तो कर रहे हैं, उसमें खर्चा हुआ। अब आप तुरंत में चाहे, उसके बावजूद भी 11 पॉइंट समथिंग पैसे से ही वैक्सीन सरकार, जनता के टैक्स के पैसे से ही सरकार वैक्सीन दे रही है ना, सारा खर्चा वहीं से कर रही है। ये तो सरकार का काम है सर। अरे सर, वो है, विजन है, तभी तो सरकार दी, तभी तो विदेश भी भेजी। अब इतना कॉस्ट इफेक्टिव वर्क होने के बाद थोड़ा तो धैर्य से हमको देखना चाहिए ना। महंगाई कैसे महंगाई है बॉस? 60 रुपीज में 50 रुपीज बोलिए, 50 रुपीज में एक टाइम का भरपेट खाना आज भी भारत में उपलब्ध है। दिल्ली ऐसे शहर में पहली बार, कलकत्ता चले जाइएगा
30 रुपये में एक टाइम का खाना आज भी उपलब्ध है। सुनिए सुनिए आज सुनिए, भी इस देश में आज भी इस देश में ज्यादातर लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन हैं। आज भी इस देश में शहर और ग्रामीण इलाकों में अगर आप डेली वेजेज वर्कर्स की हालत देखेंगे तो बिल्कुल ही दयनीय है। ये मुद्दा नहीं है, इतना बड़ा मुद्दा है कि इस पे मान लिया कि सोशल रिफॉर्म्स की आज भी इस देश के लोग ट्रेन में भेड़ बकरियों की तरह बैठकर यूपी बिहार अलग अलग राज्यों में जाते हैं। क्या ये मुद्दा नहीं है? हाँ, बिल्कुल है मुद्दा। कहाँ कर रहे हैं? सरकार का ये एलिमेंट नहीं है सर? एकदम है। करेक्शन सरकार, ये सरकार अगर इस देश को संभाल रही है तो उसका कर्तव्य है इस विषय वस्तु को भी संभालना। अब हम और आप अगर व्यग्र हैं कि बस 2 महीना में कर, इतना बनाया हुआ चीज है। 2-4 मनोनीत थे सर, मनोनीत थे उस समय। मनोनीत भी नहीं थे, हाँ। गांधी जी के द्वारा चुने हुए थे, हम उसमें जाना नहीं चाहते हैं। हाँ। उसके बावजूद जो विजन, अरे कम से कम अंग्रेज जो छोड़ के गया, अंग्रेज का जो सिस्टम था उस सिस्टम के तहत भी काम करते। आज आपको पता है 4375 एक्ट है आपको, ये मोटर व्हीकल एक्ट जो अंग्रेज बना के गया अपने सहूलियत के लिए, उसमें से एगो चेंज नहीं हुआ है। आप बोल रहे थे ना डिफेंड करना और अगेंस्ट करना, मोदी जी से मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आप क्या चाहते हैं? अंग्रेजी संवैधानिक व्यवस्था में आम जनता को रखना? कब चेंज करिएगा ये सब महोदय? पिस्तौल से किसी को मार देता है तो 302 हो जाता है और उसको उम्र कैद हो जाती है, और गाड़ी पर चढ़ के गलती से कोई पिचा जाता है या कोई जानबूझ के चढ़ा देता है तो उसको उम्र कैद नहीं होती। मर्डर का 2 रूप है। चलिए, ये तो खैर एक कानून से संबंधित क्वेश्चन है और ये काफी लंबा खिंच जाएगा। अपने सांसदों को समझाएं मोदी जी। मोदी जी जितना भाषण देते हैं और जितना अपने देश का ये गिनाते हैं पूरे वर्ल्ड में, अपने खास करके छोड़िए दूसरे के सांसद को, दूसरे पार्टी के, अपने सांसद को, कुछ सांसद इनके लाजवाब नहीं बेजोड़ हैं, कमाल के आदमी हैं, बहुत अच्छे। वैसे आदमी हो जाएं, वैसे ही सांसद होना चाहिए। नहीं तो मैक्सिमम सांसद सिर्फ अपने कार्यकाल को एंजॉय करते हैं, फील्ड में आम जनता से कोई मतलब नहीं है। कभी कभार तो उनके कार्यकाल से और कार्य योजना से ये महसूस होता है कि ये लोकतांत्रिक नहीं राजतांत्रिक। बिल्कुल, ये मुद्दा आपने सर सुनिए, ये मुद्दा जो आपने उठाया ना, ये एक सटीक मुद्दा आपने उठाया। उनके जितने भी ऐसे मतलब दागी सांसद हैं उन पर मोदी जी का आज तक एक भी बयानबाजी नहीं आया है। चाहे बृजभूषण शरण सिंह हो, चाहे वो एक घटना जो हुई थी, वो एक बालिका के साथ रेप वाली जो घटना हुई थी, जो उनके विधायक थे, पहलवान बहन जो थी हमारी बैठी हुई यहीं कहीं बैठी, बहनों वाला मुद्दा भी, और यूपी का जो एक मुद्दा था जिसमें एक उनका नाम मेरे दिमाग से स्किप हो गया अभी, जिनके साथ क्या नाम था उनका, सॉरी भूल रहा हूँ अभी। तो बागी सांसदों पे मोदी जी कुछ नहीं, एक कमेंट नहीं आता है। नहीं, अगर देखिए एक आप सब चीज का एक स्टेप बना हुआ है ना। एक प्रधानमंत्री से आप उसके कैबिनेट के मंत्री के बारे में क्वेश्चन करना पूछिए, ये लाजमी है। अभी बृजभूषण सिंह के बारे में वो जब पता चला कि इतना हंगामा होने के बावजूद जांच में कुछ नहीं निकला, दंग हो गए हम लोग। तो उस पे प्रधानमंत्री एक छोटा कुलदीप सिंह सेंगर की बात कर रहा हूँ, कुलदीप सिंह सेंगर की बात कर रहा हूँ, याद आया होती है। और उस पे अगर छीछा लेदर होता है तो अल्टीमेट हमारे देश का छवि बिगड़ता है। इस पे प्रधानमंत्री जी का हमारा संज्ञान लेनी चाहिए। एक पॉइंट तो इन्होंने उठाया कि अगर जो बागी सांसद हैं कम से कम उस मसले पर सरकार को संज्ञान लेनी चाहिए, चाहे वो ये बृजभूषण शरण सिंह हो या फिर कुलदीप सेंगर जैसे जो भी विधायक हैं। तो कहीं ना कहीं हम देखिए, लोकतंत्र है, मेनी हेड मेनी माइंड, सबके अपने अपने विचार होते हैं, लेकिन सबसे अहम ये है कि हर व्यक्ति को ये अधिकार होना चाहिए और हर व्यक्ति के अंदर ये जुनून होना चाहिए, ये उसका दायित्व होना चाहिए कि जो सरकार सत्ता में है उससे सवाल करे काम का, क्योंकि उन्होंने अपना बहुमूल्य वोट डाला है। तो निश्चित तौर पे सरकार को कटघरे में आके जवाब भी देना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए या फिर जैसे भी हो, और कामों का मूल्यांकन तो होना ही चाहिए, तभी लोकतंत्र जो है वो बिल्कुल सही तरीके से मतलब संचालित होता रहेगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कि 2024 में किसके सर सेहरा सजना चाहिए और किसको पटखनी मिलनी चाहिए? बाकी मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। दीजिए इजाज़त और देखते रहिए HNN दस्तक।